नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जो एग्जाम हुए थे इनमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं उनकी दोबारा भी जाने की संभावना बनी रहती है। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने यहाँ पर आपके इससे पहले के जो 221 क्वेश्चन है उनको हमने कंप्लीट किया था। और इसके आगे के जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास है इसके परंपरागत चरण के बारे में कौन से वाला कथन यहाँ पर सही है? कि सामाजिक नियम एक क्रिया की नैतिकता को परिभाषित करते हैं। यदि जरूरतें पूरी हुई हैं तो क्रिया अच्छी थी। परिणाम परिभाषित करता है कि कोई क्रिया अच्छी है या बुरी है। नैतिक सिद्धांत एक क्रिया की अच्छाई को परिभाषित करते हैं। तो कौन से वाला यहाँ पर इसमें सही है? सही आंसर की अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। सामाजिक नियम एक क्रिया की नैतिकता को परिभाषित करते हैं। तो अमेरिकी जो मनोवैज्ञानिक है लॉरेंस कोहलबर्ग, इनका नैतिक विकास के सिद्धांत स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का एक रूपांतरण है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की को अवस्था सिद्धांत भी कहा गया है। और कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक जो व्यवहार है वो जन्मजात नहीं होता है, बल्कि इसे सामाजिक प्रवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक नियम एक क्रिया की नैतिकता को परिभाषित करते हैं। तो ऑप्शन आएगा ए वाला। और ये जो क्वेश्चन है आपके पहले जो DT प्लस बी का एग्जाम हुआ था 2022 वाला, तो इसमें जो है क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको ये भी पता लग जाएगा DT प्लस बी जो है इनके द्वारा किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पैडागोजी से पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके DT प्लस बी के अलावा अन्य कोई सभी एग्जाम हो उसमें भी ये महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे इसमें आपका CTET वाला एग्जाम है या अन्य एग्जाम है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कोहलबर्ग का जो नैतिक तर्क है इसके सिद्धांत के संदर्भ में कौन से वाला कथन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कि नैतिक तर्क कर्ता न्याय उचित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के मामले में नैतिकता का संरक्षण करता है। यह उनका सिद्धांत लिंग भेद से मुक्त था। तो कोट वाला क्वेश्चन है और कौन से वाला जो है यहाँ पर इसमें जो हमारा सही आंसर माना गया है। और इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो मतलब यहाँ पर एक जो है उसी को सही माना गया है। तो कोहलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा होता है, और वह अपने सिद्धांत के द्वारा दिए गए 3 अवस्थाओं के 6 चरणों को सार्वभौमिक मानते हैं। और कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1969, तो कब किया था? वर्ष 1969 में। और 1981 और 84 में अपने विचारों में कुछ संशोधन कार्य भी किया था। तो इस सिद्धांत में नैतिक तर्ककर्ता न्यायोचित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के मामले में नैतिकता का संरक्षण करते हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर एक को माना गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का जो नैतिक तर्क है इसके सिद्धांत में अवस्था 5 नैतिकता निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करती है? नैतिक रूप से क्या सही है? वह व्यक्तिगत अधिकारों सहित समाज द्वारा सहमत मूल्यों से निर्धारित होता है। कानूनों का अब स्थिर नहीं बल्कि सापेक्ष के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर भी इनमें कौन से वाला सही माना गया है? और सही को देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो दोनों ही जो कथन है यहाँ पर इसमें जो सही माने गए हैं। तो कोहलबर्ग का जो नैतिक तर्क है इसके सिद्धांत में अवस्था 5 को सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन की अवस्था कहा गया है। और इस अवस्था में व्यक्ति वह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। तो नैतिक रूप से क्या सही है? वह व्यक्तिगत अधिकार सही समाज द्वारा सहमत मूल्यों से निर्धारित होता है तथा इस अवस्था में कानूनों का स्थिर नहीं अपितु सापेक्ष के रूप में देखा जाता है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर दोनों को सही माना गया है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, तो वाइगोत्स्की जो है इनका कहना है कि एक बच्चा भाषा के कार्यों के विकास में 3 चरणों के माध्यम से प्रगति करता है। तो इनमें से वह चरण कौन से हैं?
सामाजिक भाषण, अहंकारी या भारी भाषण। तो यहाँ पर भी इनमें कौन से वाला सही है? और इनमें जो यहाँ पर सही है ऑप्शन सी वाला, मतलब 1 और 2 को सही माना गया, जिसमें सामाजिक भाषण और अहंकारी भाषण तो ये मानी गई है। इसके बाद है किस मनोवैज्ञानिक ने स्वनियमन के लिए निजी भाषण की बात की है? किस मनोवैज्ञानिक ने स्वनियमन के लिए निजी भाषण की बात की है? तो ये वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे है, कोलबर्ग है या फिर रूसो है। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये लेव वाइगोत्स्की है। तो मनोवैज्ञानिक जो वाइगोत्स्की है, इन्होंने स्वनियमन के लिए निजी भाषण की बात की थी। और वाइगोत्स्की जो एक इनका मानना है कि निजी भाषण संचार, आत्म मार्गदर्शन, व्यवहार के स्वनियमन, योजना और निगरानी कौशल के सामान्य विकास का एक हिस्सा है। और निजी भाषण बच्चों को अपने वातावरण में उत्तेजनाओं से खुद को अलग करने में मदद करके मौखिक रूप से अपने व्यवहार और ध्यान को निर्देशित करने में मदद करता है। और यह कम उम्र के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो है वाइगोत्स्की, यहाँ पर सी आंसर इसका रहेगा। इसके बाद है कोलबर्ग का जो सिद्धांत है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? बुद्धि, संज्ञानात्मक, शारीरिक या फिर शिक्षा से? तो कोलबर्ग का सिद्धांत। और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये शिक्षा को माना गया है। तो ये जो लॉरेंस कोलबर्ग है, अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिनका नैतिक विकास का चरण बहुत ही प्रसिद्ध है। और कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, जो किसी कार्य के प्रभावों अथवा परिणामों के द्वारा उस कार्य के नैतिक मूल्यों को निर्धारित करता है। इसके बाद है कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं का प्रस्ताव रखा था? 4, 5, 6 या फिर 8 का? और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला, अर्थात जो 6 जो है यहाँ पर इसमें ये रखे गए थे। लेकिन थे तो 6, लेकिन इन्होंने क्या किया था, दो दो जो अवस्थाएं हैं, दो दो अवस्थाएं इस प्रकार से, दो दो अवस्थाओं को एक साथ रखकर उनके 3 स्तर बना दिए थे। तो 3 स्तर जो उनके बना दिए थे, जिसमें पूर्व परंपरागत अवस्था या पूर्व नैतिक स्तर या मतलब आया था, जिसमें 7 से 10 वर्ष तक के बच्चे थे। दूसरा था परंपरागत नैतिक अवस्था, ये थी 10 से 13 वर्ष की। और जो उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था, ये थी 13 वर्ष से ऊपर की। तो इस प्रकार से 6 जो अवस्थाएं थी और उनको 3 भागों में इन्होंने बांट दिया था। नेक्स्ट आ जाता है किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अधिक जोर दिया है? तो ये वाइगोत्स्की है, एरिक्सन है, सिगमंड फ्रायड है या फिर जीन पियाजे है? अब इसमें देखें तो ऑप्शन ए वाला है, तो ये लेव वाइगोत्स्की है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज के द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है, जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और उनका कहना है कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही अपने विचार या भाषा का विकास करता है। इसके बाद है एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार बच्चा कपड़े पहनने, खिलौने से खेलने जैसे कौशल को रोकता है। इस अवस्था में बच्चा किस मनोसामाजिक संकट से गुजरता है? पहल के सामने आत्मग्लानि, विश्वास के सामने अविश्वास, उद्योग के सामने हीनता या स्वायत्तता के सामने शर्म। तो एरिक्सन का जो सिद्धांत है उसके अनुसार बच्चा कपड़े पहनने, खिलौने से खेलने जैसे कौशल को रोकता है। तो इस अवस्था में बच्चा किस सामाजिक संकट से गुजरता है? और यहाँ पर देखें तो इनके अनुसार जो माना गया है ऑप्शन रहेगा इसमें डी वाला, तो स्वायत्तता के सामने शर्म जो इसमें आ जाती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो ये बी एफ स्किनर है, चॉम्स्की है, वाइगोत्स्की है या फिर जीन पियाजे है? और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये है चॉम्स्की। इसके बाद क्वेश्चन है किस आयु में एक बच्चे में मौन आंतरिक भाषण विकसित होता है? 5 वर्ष में, 8, 10 या फिर 7 वर्ष में? तो किस आयु में एक बच्चे में मौन आंतरिक भाषण विकसित होता है? अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा इसका डी वाला,
तो कितनी आयु है ये? 7 वर्ष है। मौन आंतरिक भाषण जो है इसमें बच्चे में दूसरे के साथ बातचीत करने की तरह खुद से बातचीत करने की क्षमता का विकास होता है। मतलब इसमें बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए स्वभाषा का उपयोग करते हैं। तो आयु है यहाँ पर 7 वर्ष की। इसके बाद है किसका सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत? अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक सिद्धांत का एक पूरक है। तो ये एरिक एरिक्सन है, लेव वाइगोत्स्की है, डेविड कोल्ब है या अब्राहम मास्लो है। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये लेव वाइगोत्स्की है। नेक्स्ट आ जाता है डैश नैतिकता वे नैतिक निर्णय है जो माता पिता जैसे सर्वोच्च अधिकार वाले लोगों के नियमों पर आधारित होते हैं। तो ये स्वायत्तशासी है, विजातीय है, विषमलैंगिक है या उदारवादी है। अब इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला। तो ये विषम लैंगिक है। विषम लैंगिक नैतिकता जो है वे नैतिक निर्णय है जो माता पिता जैसे सर्वोच्च अधिकार वाले लोगों के नियमों पर आधारित होते हैं। विषम लिंगी अर्थात स्त्री पुरुष माता पिता के निर्णय पर शामिल होते हैं। नैतिक निर्णय व्यक्ति की नैतिकता, शिष्टाचार, चरित्र और उनके अनुसार उचित व्यवहार के आधार पर किया गया चयन अर्थात चुनाव है। और ये निर्णय न केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत भलाई को प्रभावित करता है बल्कि दूसरों की भलाई पर भी प्रभाव डालता है। तो ये जो विषम लैंगिक यहाँ पर इसमें माना गया है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और अवधारणाओं पर आधारित होते हैं? तो ये पश्च प्रचलन स्तर है, पूर्व पारंपरिक स्तर है, अमूर्त से क्रियात्मक अवस्था है या पारंपरिक स्तर है। तो किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और अवधारणाओं पर आधारित होता है? अब इसमें देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन आएगा पी वाला। तो ये पूर्व पारंपरिक स्तर है। इसके बाद जो क्वेश्चन है किस आयु में भाषा का विकास शुरू होने लग जाता है? तो किशोर, नवजात, वयस्क या फिर बचपन में। और इसमें जो है ऑप्शन आएगा हमारा डी वाला। तो ये बचपन है। बालक को सर्वप्रथम भाषा ज्ञान परिभाषित होता है, उसके बाद विद्यालय और समाज के संपर्क में उनका भाषा ज्ञान समृद्ध होता है। बाल्यकाल में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की सभी क्रियाएं सीख लेता है। तो ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। इसके बाद है कोहलबर्ग की अवस्था में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4, 5, 6 या फिर 7। तो कोहलबर्ग की अवस्थाओं में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा ए वाला। तो ये 6 मानी गई हैं। तो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था तो ये 6 अवस्थाएं थी और इनको जो है 3 भागों में बांट दिया गया था। इसके बाद है जिन पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा एक नैतिक विकास की अवस्थाओं में नहीं है? तो ये अनिवार्य है, प्रायिकता है, व्यतिक्रम है या फिर स्वायत्ता है। तो जिन पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा एक नैतिक विकास की अवस्थाओं में नहीं है? अब जो यहाँ पर इसमें नहीं है कौन सा? ऑप्शन ए वाला अनिवार्य। तो यही नहीं है। इसके बाद है बच्चा किस महीने में बड़बड़ाना शुरू करता है? 3, 9, 1 या 12 महीने में। तो कितनी आयु में जब बड़बड़ाना शुरू कर देता है? अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा ये वाला। तो ये आयु है 3 महीने की, 3 महीने से 8 महीने की। इसमें बच्चा स्वयं के द्वारा उच्चारित ध्वनियों को सुनने में बहुत आनंद लेता है। वो जब वह अकेले होते हैं तो ऐसा व्यवहार प्राय करते हैं। तो ये जो लतीफ़ जो थे इनके अनुसार सामान्य बच्चों में बलबलाना अधिक एवं गूंगे बच्चों में कम प्रदर्शित होता है और इस अवस्था में बच्चे प्राय ऐसी ध्वनियाँ करते हैं जो उन्हें ज़्यादा अच्छी लगती है। इस प्रकार वे आत्म अनुकरण करते हैं और कुछ बच्चे में अवस्था 2 वर्ष तक जारी रहती है। तो ये जो है इसका माना गया है। इसके बाद आ जाता है वह शिक्षण और अधिगम के लिए सामाजिक सांस्कृतिक उपागम से जुड़े एक सिद्धांतवादी हैं जिन्होंने अधिगम के लिए निजी भाषण के महत्व के वाइगोत्स्की के विचारों का उपयोग किया, लेकिन इसे आत्मसंवाद कहा गया। तो इस कथन में वह को पहचाने, वह शिक्षण और अधिगम के लिए सामाजिक सांस्कृतिक उपागम से जुड़े एक सिद्धांतवादी है। तो ये वह कौन है? अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे,
विलियम जेम्स या बी एफ स्किनर, तो कौन है वह? और यहाँ पर जो वह का प्रयोग हुआ है तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है अल्बर्ट पंडोरा, तो इनके लिए ये प्रयोग हुआ है। अल्बर्ट पंडोरा जो है इनके द्वारा बताए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को कुछ क्रियाओं के द्वारा संतुलित रखते हैं, जिसमें जो है 3 भागों में से बांटा गया था। तो 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें प्रथम आ जाता है स्वनियंत्रण, और जो स्वनियंत्रण है इसके 3 भाग हैं, ए बी सी, तो इसके 3 भाग हैं। अब पहला जो है स्वनियंत्रण, तो इसके 3 भाग हो गए, जिसमें स्व निरीक्षण हो गया, विवेक निर्णय हो गया और स्व अनुक्रिया हो गया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर का है स्व निर्देशन और तीसरे नंबर का है स्व पुनः बुलान। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये 3 भागों में इन्होंने बांटा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत में। इसके बाद है इनमें से कौन सा भाषा का एक कार्य नहीं है? व्यक्तिगत, नियामक, अंतःवैयक्तिक या फिर बड़बड़ाना। तो भाषा का कार्य नहीं है कौन से वाला? अब जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन डी में, तो बड़बड़ाना जो है यही इसमें नहीं आता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है कानून का पालन बनाम जीवन बचाने के विचार पर चर्चा करने वाली हेज सुविधा किन के द्वारा दी गई थी? तो ये सिगमंड फ्रायड है, कोहलबर्ग है, जॉन वोल्वी है या नोम चॉम्स्की है। और यहाँ पर माने गए हैं जो ऑप्शन बी में आए हैं। तो कौन है? ये कोहलबर्ग है, लॉरेंस कोहलबर्ग। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है वाइगोत्स्की के अनुसार डैश और डैश शुरू में जीवन की उत्पत्ति से अलग समानांतर चलता होता है जो 3 वर्ष की आयु में अन्योन्याश्रित हो जाते हैं। तो इनमें कौन से वाले हैं? भाषा और जीन, आनुवंशिकता और विचार, परिवार और पर्यावरण या विचार और भाषा। अब इसमें देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा इसका डी वाला, यहाँ पर विचार और भाषा ये आ जाते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार विचार और भाषा शुरू में जीवन की उत्पत्ति से अलग अर्थात समानांतर चलते होते हैं और जो 3 वर्ष की आयु में अन्योन्याश्रित हो जाते हैं। तो जो ये वाइगोत्स्की जो है इन्होंने कहा था कि बालक में पहले विचार आते हैं और फिर भाषा आती है, जबकि जिन पियाजे के अनुसार बालक में पहले भाषा आती है और फिर विचार आते हैं। इस प्रकार से दोनों का अपना अपना मानना था। इसके बाद है किस प्रकार के अनुसंधान अन्वेषक समज्ञानात्मक प्रदर्शन और मस्तिष्क संबंधी घटनाओं और संरचनाओं के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं? तो ये प्रेक्षण मूलक है, मनोवैज्ञानिक है, केस स्टडी है या सब रिपोर्ट है। तो किस प्रकार के अनुसंधान अन्वेषक समज्ञानात्मक प्रदर्शन और मस्तिष्क संबंधी घटनाओं और संरचनाओं के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं? और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये मनोवैज्ञानिक है। इसके बाद आ जाता है इनमें से कौन सा कारक समज्ञानात्मक हानि के कारण प्रभावित होते हैं? स्मृति समस्याएं, भाषा की कठिनाइयां। तो कौन से वाला जो है इसमें माना गया है? अब इसमें देखें तो ऑप्शन डी वाला रहेगा, 1 और 2, तो दोनों को माना गया यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है कौन सा जो है यहाँ पर बच्चे के विकास पर सामाजिक संस्कृति के प्रभाव का एक कारक नहीं है। तो नहीं में पूछा गया है। एकल परिवार, शहरीकरण, परीक्षा या धार्मिक केंद्र। बच्चे के विकास पर सामाजिक संस्कृति के प्रभाव का एक कारक नहीं है। कौन सा? जो ऑप्शन बी में दिया गया है अर्थात परीक्षा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है किस डोमेन को सीखने का कनेक्टिव डोमेन भी कहा गया है? तो इसमें ज्ञानात्मक है, भावनात्मक है, क्रियात्मक मनोप्रेरणा है या उच्च कोटि चिंतन कौशल है। अब इसमें देखें तो ऑप्शन है हमारा सी वाला, तो कौन सा है? क्रियात्मक मनोप्रेरणा है। इसके बाद है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डैश से संबंधित होता है। तो ये भावनाओं से है, विचारों से है, आचरण से है या इन सभी से है। तो मनोविज्ञान सामान्यतः मानव के किससे संबंधित होता है? अब इसमें हम देखें तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो इसमें भावनाएं, आचरण और विचार ये सभी के सभी आ जाते हैं।
इसके बाद है शारीरिक गतिविधि। बच्चों को कक्षा में सतर्क रहने, उनके आत्मसम्मान और आत्म धारणा को बढ़ाने के लिए सक्षम करके डैश को प्रदर्शन को बढ़ाती है। मनोप्रेरक को रचनात्मकता को, विश्लेषणात्मकता को या फिर संज्ञानात्मकता को। तो शारीरिक गतिविधि बच्चों को कक्षा में सतर्क रहने, उसके आत्मसम्मान और आत्म धारणा को बढ़ाने के लिए सक्षम डैश के प्रदर्शन को बढ़ाती है। अब इसमें देखें तो हमारा जो शीर्षक है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये संज्ञानात्मक है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कार्य क्षमता विद्यार्थियों को डैश के विकास में मदद करती है, जो पर्यावरण के लिए गहरी चिंता और समाज के प्रति अपनेपन, जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की भावनाएं विकसित करती है। तो ये मनोप्रेरक डोमेन है, भावात्मक है, संज्ञानात्मक है या फिर योजना है। अब यहाँ पर हम देखें तो उसमें जो है ऑप्शन सी को माना गया है। तो कौन सा है? ये भावात्मक डोमेन है। इसके बाद आ जाता है साइकोमोटर डोमेन को व्यवहार के प्रगतिशील स्तरों द्वारा अवलोकन से लेकर शारीरिक कौशल में महारत हासिल करने की एक विशेषता है। तो सिम्पसन ने ब्लूम और अन्य के काम पर इस वर्गीकरण का निर्माण किया था। तो जो गलत है वो आपने बताना है, यहाँ पर गलत विकल्प। निर्देशित प्रतिक्रिया, ध्यान, जटिल स्पष्ट प्रतिक्रिया या अनुभूति। अब इसमें देखें तो हमारा सी आंसर आएगा ऑप्शन बी वाला। तो कौन सी है? ये ध्यान है। इसके बाद है ब्लूम के वर्गीकरण के 3 पहलू में शामिल नहीं है। समीपस्थ पहलू, संज्ञानात्मक, भावात्मक या साइकोमोटर पहलू। तो ब्लूम के वर्गीकरण के 3 पहलुओं में एक शामिल नहीं है, कौन सा? जो ये ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये समीपस्थ पहलू है। इसके बाद है जब खेल और अन्य गतिविधियों में अपने साथियों के समूह के साथ सहयोग करने की बात आती है, तो अभिनव आक्रामक व्यवहार करता है। यह स्कूल के मानदंड के खिलाफ आता है। तो अभिनव को किस डैश में मदद की जरूरत है? उच्च कोटि चित्र कौशल की, मनोक्रियात्मक डोमेन की, भावात्मक उद्देश्य की या संज्ञानात्मक उद्देश्य की। जब खेल और अन्य गतिविधियों में अपने साथियों के समूह के साथ सहयोग करने की बात आती है, तो अभिनव आक्रामक व्यवहार करता है और यह स्कूल के मानदंड के खिलाफ जाता है। तो अभिनव को किसकी जरूरत है? और यहाँ पर जो हम देखें तो इस प्रकार का जो ये क्वेश्चन है, इसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो ये भावात्मक उद्देश्य इसमें आ जाते हैं कि जब खेल और अन्य गतिविधियों में अभिनव अपने साथियों के समूह के साथ आक्रामक व्यवहार करेगा और जो स्कूल के मानदंडों के खिलाफ भी है, तो अभिनव को आवश्यकता होगी भावात्मक पक्ष की। और भावात्मक पक्ष के जो स्तर है, इसमें वे उद्देश्य शामिल है जिनका संबंध बालक की रुचि, अभिक्रिया, भावना, संवेदना और मूल्यों से है। तो ये भावात्मक उद्देश्य इसमें माना गया है। इसके बाद आ जाता है ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, वह तरीका शामिल है जिससे हम भावना के रूप से चीज़ों से निपटते हैं, जैसे कि भावनाएं, मूल्य, प्रशंसा, उत्साह और प्रेरणा। तो यहाँ पर इसमें कौन सा है? भावात्मक उद्देश्य है, कॉग्निटिव डोमेन है, संज्ञानात्मक उद्देश्य है या सेफलोकडोल है। और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो यहाँ पर भी जो इसमें भावात्मक उद्देश्य को माना गया है। इसके बाद आ जाता है कि बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारक कौन से हैं? समकक्ष और मीडिया, परिवार और पड़ोसी, पड़ोसी और समकक्ष या परिवार और मीडिया। तो एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारक कौन से हैं? जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, जिसमें परिवार और पड़ोसी आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है भाषार्जन का होलोफ्रोस्टिक स्टेज लगभग डैश की आयु के बीच होता है। तो 5 महीने और 2 साल, 4 महीने 4 वर्ष, 11 महीने 1.5 साल या 10 महीने 1 साल है। तो भाषार्जन का होलोफ्रोस्टिक स्टेज लगभग कितनी आयु के बीच होता है? तो यहाँ पर जो इसमें माना गया ऑप्शन बी वाला, अर्थात 11 महीने और 1.5 साल। इसके बाद है बच्चे में भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक के संबंध में इनमें से कौन से वाला विकल्प गलत है? स्वास्थ्य, बुद्धि, आध्यात्मिक या साथियों के साथ संबंध। तो बच्चे में भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अब इसमें देखें तो
जो हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो आध्यात्मिक जो है यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा भाषा सीखने की किस अवस्था में बच्चा सरल शब्दार्थ संबंधों के साथ छोटे वाक्य बनाएगा। तो भाषा सीखने की किस अवस्था में बच्चा सरल शब्दार्थ संबंधों के साथ छोटे वाक्य बनाएगा। बड़बड़ाने वाली अवस्था, एक शब्द अवस्था, टेलीग्राफिक या दो शब्द की अवस्था। अब इसमें जो है ऑप्शन रहेगा टी वाला, तो ये दो शब्द वाली अवस्था है। इसके बाद क्वेश्चन है डैश उद्दीपन जागरूकता प्राप्त करने की इच्छा या चयनित ध्यान के अस्तित्व के प्रति शिक्षार्थियों की संवेदनशीलता को संदर्भित करता है। तो ये जवाब देना, निरूपण, प्राप्त करना या मूल्यता। तो क्या आएगा इसमें? अब इसमें देखें तो ऑप्शन है हमारा सी वाला, तो ये प्राप्त करना है। प्राप्त करना जो है उद्दीपन जागरूकता प्राप्त करने की इच्छा या चयनित ध्यान के अस्तित्व के प्रति शिक्षार्थियों की संवेदनशीलता को दिखाता है। और इसमें बच्चे की इच्छा की प्रधानता होती है कि वह अपनी इच्छा से जानबूझकर किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करता है, जैसे कि पढ़ना। और संवेदना को ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कहा गया है, इसलिए बालक की शिक्षा का आरंभ संवेदना से होता है और संवेदना से वस्तु की सत्ता का आभास होता है। इसके बाद आ जाता है एनेल स्टेज के दौरान प्राथमिक ध्यान को नियंत्रित करने पर होता है। प्रेरणा कौशल, भोजन करना, मुद्रा समर्थ्या या संज्ञानात्मक कौशल। तो एनल स्टेज के दौरान पहले हमें एनल स्टेज पता होना चाहिए, तभी हमारा यहाँ पर सी आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो मूत्रास्वर मल त्याग जो है यहाँ पर आ जाता है इसका। ये जो सिगमंड फ्रायड जो है, इन्होंने व्यक्तित्व विकास जो है इसको मनोलैंगिक विकास की संज्ञा दी थी और इस विकास को 5 चरणों में बांटा था। और ये जो क्वेश्चन है हाल ही में एकलव्य मॉडल वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें भी जाए एक ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये जो सिगमंड फ्रायड है इन्होंने विकास के जो 5 चरण बताए थे, जिसमें पहले नंबर पे जो है मुखावस्था, दूसरे पे गुदावस्था, तीसरे पे लिंग प्रधान अवस्था, चौथे नंबर पर अव्यक्त अवस्था और 5वें नंबर पर जनेंद्रिय अवस्था को माना गया था। तो ये गुदावस्था या एनर स्टेज, तो ये एनर स्टेज हो सकता है कुछ के समझ में ना आए, तो ये गुदा अवस्था है, गुदा अवस्था, गुदावस्था। तो गुदावस्था या एनर स्टेज के दौरान प्राथमिक ध्यान मूत्राशय और मल त्याग को नियंत्रित करने पर होता है और यह व्यक्तित्व विकास की दूसरी अवस्था है जो 2 से 3 साल की उम्र के बीच होती है। तो कब होती है? 2 से 3 साल के बीच में। और इस अवस्था में व्यक्ति का कामुकता क्षेत्र गुदा होता है और फ्रायड के कहने का अर्थ है कि इस उम्र में बच्चा मलमूत्र त्याग कर कामुक क्रियाओं का आनंद उठाता है। इसके बाद जाता है संज्ञानात्मक क्षेत्र में शिक्षार्थियों से डैश से शुरू होकर डैश पर समाप्त होने वाले पदानुक्रम के माध्यम से एक प्रगति की उम्मीद की जाती है। तो यहाँ पर यह सृजन करना और भूल जाना है, प्रतिक्रिया देना और याद करना, सृजन करना, याद करना, याद करना और सृजन करना। तो मतलब इनमें जो है कौन से वाला माना गया है। अब यहाँ पर इन्हें हम देखें तो ऑप्शन जो है इसमें डी वाला हमारा रहेगा, तो इसमें याद रखना और सृजन करना जो ये आ जाते हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है किसने कहा था कि बच्चे मनोयौन अवस्थाओं की एक श्रृंखला से गुजरते हैं जो वयस्क व्यक्तित्व के विकास की ओर ले जाते हैं। तो ये कोलबर्ग है, सिगमंड फ्रायड है, जीन पियाजे है या फिर केंद्र चेरी है। तो ये किन का मानना था, किन का कहना है ये? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो ये मानना था सिगमंड फ्रायड का। इसके बाद है नीचे एक पदानुक्रम दिया गया है, इसके सही डोमेन को पहचाने। रिफ्लेक्स, मूलभूत मौलिक गतिविधियां, अवधारणात्मक क्षमताएं, शारीरिक क्षमताएं, कुशल आंदोलन, गैर विवेकपूर्ण संचार। तो ये मनोभावात्मक डोमेन है, साइकोमोटर है, भावात्मक है या संज्ञानात्मक है। अब इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला है इसका, तो ये साइकोमोटर डोमेन है। ये जो बेंजामिन ब्लूम जो है ये शैक्षिक उद्देश्यों के 3 डोमेनों की पहचान करते हैं, जिसमें
समज्ञानात्मक आ जाते हैं, भावात्मक आ जाते हैं और साइकोमोटर आ जाते हैं। तो ये 3 माने थे इन्होंने। इसके बाद है आ जाता है 1956 में शैक्षिक मनोविज्ञान ने अधिगम के उद्देश्यों को अधिगम के डोमेन की एक श्रृंखला में वर्गीकृत करने के लिए प्रणाली बनाई, जो शिक्षकों को शिक्षा के बारे में समग्र रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये अल्बर्ट बंडूरा है, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम है, फ्रोवेल है या डॉक्टर सिमन फ्रॉयड है। तो ये कौन थे, कौन मनोवैज्ञानिक है? अब इसमें देखें तो ऑप्शन है बी वाला, तो ये डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम है। इसके बाद आ जाता है इस डोमेन से जुड़ा पद अनुक्रम सूचना प्राप्त करने और सुनने के साथ शुरू होता है और चित्र वर्णन या मूल्यों को आंतरिक बनाने और लगातार उन पर कार्य करने के लिए विस्तारित होता है। तो इस कथन में अधिगम के क्षेत्र की पहचान करें। तो साइकोमोटर डोमेन है, संज्ञानात्मक है, मनोयौन डोमेन है या भावात्मक डोमेन है। अब इसमें देखें तो ऑप्शन है हमारा टी वाला, तो ये भावात्मक डोमेन है। इसके बाद है इस अवस्था की पहचान करें जिसमें शिशु कामलिप्सा इच्छाएं उनके जन्म पर काम उत्तेजक क्षेत्र के रूप में केंद्रित होती है। तो ये मौखिक अवस्था है, लेटेंसी स्टेज है, जननांग अवस्था है या फालिक स्टेज है। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन इसमें डी वाला है, तो फालिक स्टेज इसको माना गया है। इसके बाद आ जाती है माँ भावनाओं को लेबल करती है, समझाती है, अपने बच्चों के प्रति कम उम्र में ही गर्मजोशी और उत्साह व्यक्त करती है। तो इससे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उनके पास बेहतर भावनात्मक समझ है, वे अधिक भावनात्मक वार्ड का उपयोग करेंगे, अधिक भावनात्मक हो जाएंगे, उनके पास बेहतर भावनात्मक समझ है और वे अधिक भावनात्मक शब्दों का उपयोग करेंगे। तो कौन से वाला सही रहेगा इसमें? अगर यदि माँ भावनाओं को लेबल करे, समझाएगी और अपने बच्चों के प्रति कम उम्र में ही गर्मजोशी और उत्साह व्यक्त करेगी। तो इस आधार पर जो हम देखें तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन टी वाला, कि उनके पास बेहतर भावनात्मक समझ है और वे अधिक भावनात्मक शब्दों का उपयोग करेंगे। इसके बाद आ जाता है कौन सा अनुवर्ती सब्सिक्वेंट भाषा के विकास की एक विशेषता नहीं है। तो वाक्य विन्यास, उत्पादकता, मोटर गति या अर्थपूर्णता, तो कौन सी है? अब इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा यहाँ पर, कौन सी? मोटर गति। तो ये जो सैफर और कीप जो है, इनके अनुसार भाषा का आशय एक ऐसे अर्थहीन व्यक्तिक प्रतीक और मतलब जो सैफर और कीप है, उनके अनुसार भाषा का जो आशय है वो कुछ ऐसे अर्थहीन व्यक्तिक प्रतीकों से है जिन्हें किन्हीं मान्य नियमों के आधार पर संयुक्त करके असंख्य संदेशों का संप्रेषण कर सकते हैं। तो और भाषा की जो है कई विशेषताएं बताई गई हैं जिनमें भाषा की उत्पादकता, वाक्य विन्यास, अर्थपूर्णता बढ़ जाती है। प्रत्येक भाषा में सीमित संख्या में जो है ये वाणी और ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं और वाणी ध्वनि अपने आप में अर्थयुक्त नहीं होती, परंतु जब इन्हें परस्पर संयुक्त कर दिया जाता है तो वे अर्थपूर्ण हो जाती है। और प्रत्येक भाषा में शब्दों का अर्थ मान्यताओं पर आधारित है और यह आवश्यक नहीं है कि शब्द ध्वनि वस्तु के स्वरूप से संबंधित ही हो। सभी भाषाओं में क्रमबद्ध रूप से संयुक्त करके वाक्य निर्माण की व्यवस्था होती है और वाक्यों की संख्या प्रारंभ में कम हो सकती है परंतु आगे चलकर वो असीमित हो जाएगी। मोटर गति भाषा विकास से संबंधित नहीं होती है, तो जो ऑप्शन सी में है। इसके बाद आ जाता है ब्लूम ने व्यवहार में परिवर्तन को कितने क्षेत्रों में बांटा है? 2, 3, 4 या फिर 5 में। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी वाला, तो ये 3 है। इसके बाद आ जाता है मनोवैज्ञानिक निर्धारकों में विकास के कितने क्षेत्र हैं? 2, 3, 4 या फिर 6 मनोवैज्ञानिक निर्धारकों में। और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, अर्थात ये 4 है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावात्मक, तो ये 4 आ जाएंगे। इसके बाद है कौन सा अनुवर्ती सब्सिक्वेंट भाषा विकास की विशेषता नहीं है? वाक्य विन्यास, शब्दार्थ विस्थापन या फिर
वाक्य है। अब नहीं है कौन सा, जो ऑप्शन डी में है, अर्थात वाक्य है। इसके बाद जो आ जाता है हमारा यहाँ पर कि शिशु बोलने वाले व्यक्ति के उपयुक्त चेहरे के साथ आवाज का मिलान करना कब शुरू करता है? लगभग 3 से 4 महीने में, 6 महीने के बाद, लगभग 2 महीने, या लगभग 4 से 5 महीने में। तो शिशु बोलने वाले व्यक्ति के उपयुक्त चेहरे के साथ आवाज का मिलान करना कब शुरू कर देता है? और यहाँ पर जो इसमें माना गया है, ये 3 से 4 महीने की जो अवस्था होती है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो CALP जो दिया गया है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? और फुल फॉर्म को देखें तो ऑप्शन जाहिर में रहेगा बी वाला। तो ये जो है यहाँ पर कॉग्निटिव एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इसको कहा गया है। इसके बाद आ जाता है मोटर क्षमता कैसे विकसित होती है? हाथों से पैर की उंगलियों तक, पैर की उंगलियों से सिर, सिर से पैर की उंगलियों तक, या पैर की उंगलियों से पेट तक, मोटर क्षमता। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, सिर से पैर की उंगलियों तक। वैसे भी जो हमारे सिर का जो विकास है, ये सिर से पैर तक और नाभि से बाहर की ओर होता है। इसके बाद आ जाता है समूह विकास की किस अवस्था के दौरान अंतः व्यक्ति संघर्ष उत्पन्न होते हैं और समूह और उसके लक्ष्यों के बारे में मतभेद सामने आएंगे? तो ये फॉर्मिंग है, स्टॉर्मिंग है, मानदंड है, या फिर प्रदर्शन है? अब इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये स्टॉर्मिंग अर्थात तूफानी है। समूह विकास जो इसके 5 जो चरण माने गए हैं, जिसमें क्षितिज अर्थात फॉर्मिंग, दूसरा तूफानी स्ट्रॉमिंग, तीसरा नॉर्मिंग, चौथा प्रदर्शन परफॉर्मिंग, पांचवा स्थगित। और तो इस प्रकार से 5 अवस्थाएं यहाँ पर ये मानी गई है। इसके बाद आ जाता है कि इसमें तार्किक और व्यवस्थित तरीके से कई मोटर कौशल पर नियंत्रण शामिल है, जो एक व्यक्ति को वांछित क्रिया को पूरा करने में मदद करता है। संधि योजन, कमी, परिवर्तन, या प्रकृति कारण है? अब इसमें देखें तो ऑप्शन ए वाला है। तो ये संधि योजन है। नेक्स्ट आ जाता है ब्लूम वर्गीकरण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन संचार को उसके घटक भागों में विभाजित करके उनके बीच संबंधों को प्रकट कर सकता है? संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, या मूल्यांकन? अब इसमें देखें तो ऑप्शन है बी वाला। तो ये विश्लेषण आ जाता है। तो जो ब्लूम है, इन्होंने अपने वर्गीकरण में संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 जो भाग हैं इसमें बांटा था: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो जिसमें से विश्लेषण संचार को उसके घटक भागों में विभाजित करके उनके बीच संबंधों को प्रकट कर सकता है। तो ये विश्लेषण है। इसके बाद है उन चीजों को जोड़ रहा है जो लगभग एक ही समय में एक साथ घटित होती है: कॉन्ट्रास्ट, संस्पर्श, संरचनावाद, या व्यवहारिकतावाद। तो कौन सा है? और इसमें जो रहेगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये संस्पर्श माना गया है। ये संस्पर्श जो है इसका मतलब समीपता से है, समीपता से। इसके बाद है इनमें से किसे मन की व्यक्तिपरक अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? निर्वहन, संज्ञान, आत्मसात्करण, या फिर संवेग? तो मन की व्यक्तिपरक अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन जो है हमारा रहेगा डी वाला। तो कौन से है ये? संवेग है। संवेग को जब मन की व्यक्तिपरक अवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि संवेग व्यक्ति की एक उत्तेजित अवस्था है और जिसमें व्यक्ति के शरीर में एक उपद्रव की स्थिति उत्पन्न होती है और इसमें कुछ आत्मनिष्ठ भाव भी उत्पन्न होते हैं, जैसे कि क्रोध हो गया, प्रेम है, भय है। तो इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं।
इसके बाद आ जाता है बच्चा अपनी डैश भाषा मुख्य रूप से डैश और डैश से सीखता है। तो इसमें कौन से वाला आएगा, ये जो रिक्तान यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसमें देखें तो हमारा सी आंसर ऑप्शन आएगा सी वाला। तो बच्चा अपनी पहली भाषा मुख्य रूप से माता पिता और देखभालकर्ता से सीखता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो अपने परिवार में ही रहता है और जो भी कुछ गुण सीखेगा अपने माता पिता से सीखेगा, उसके बाद उसके जो आस पड़ोस हैं वहाँ से सीखेगा, फिर विद्यालय से सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से 3 वर्ष के बच्चों में भाषा सीखने के कौशल को बढ़ाने के लिए माता पिता को निमन नहीं करना चाहिए। बच्चे को सजा देना, हाँ या ना में प्रश्न पूछे, बच्चे को नए शब्दों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें, उनसे बात करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं में है। अब इसमें आप एकदम से पहचान जाओगे कि हम सजा देना वाला काम इसमें नहीं कह सकते। तो जो ये ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है कौन सी मातृभाषा की विशेषता नहीं है। इसमें व्याकरण के नियमों और निर्देशों की आवश्यकता नहीं है। औपचारिक शिक्षण स्थिति में पढ़ाया जा सकता है। सहज और एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मुख्य संचार पर है। तो यहाँ पर भी नहीं है मातृभाषा की एक विशेषता। अब इसमें नहीं है कौन सी, जो ये ऑप्शन बी में दी गई है, इसे औपचारिक शिक्षण स्थिति में ही पढ़ाया जा सकता है। तो यही नहीं है। मातृभाषा जो होती है ये बचपन में घर पर सीखी गई पहली भाषा को संदर्भित करती है, जिसके अंतर्गत इसे औपचारिक शिक्षण स्थिति में ही पढ़ाया जा सकता है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि मातृभाषा को तो अनौपचारिक शिक्षण स्थिति में भी पढ़ाया जा सकता है। माता पिता हो गए, पास पड़ोसी हो गए, पास पड़ोस, तो आदि से सीखी गई भाषा के द्वारा पढ़ाना व सिखाना। तो यहाँ पर जो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। इसके बाद है भाषा अधिकरण में एक शब्द चरण को किसके रूप में जाना जाता है। समग्र बोधि चरण, टेलीग्राफी चरण, किलकने की आवाज या मोनोस्टेज। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये समग्र बोधि चरण है। नेक्स्ट आ जाता है मनोप्रेरक डोमेन में शारीरिक गति, समन्वय और डैश कौशल का उपयोग शामिल है। तो ज्ञान, विषय प्रेरक या गणित। अब इसमें हम देखें तो हमारा जो आंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो इसमें जो है ये प्रेरक आ जाते हैं। इसके बाद है भावात्मक डोमेन में वह तरीका शामिल है जिससे हम चीज़ों को व्यवहार करते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से, विश्लेषणात्मक, आध्यात्मिक या संवेदनात्मक रूप से। अब इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये आ जाता है संवेदनात्मक रूप से। मतलब जो है ये भावात्मक पक्ष के स्तर में भी उद्देश्य शामिल है, जिनका जो संबंध है बालक की रुचि, अभिवृत्ति, भावना और संवेदना और मूल्यों से है। तो ये संवेगात्मक रूप से है। इसके बाद है संज्ञानात्मक डोमेन में डैश और डैश कौशल का विकास शामिल है। तो इसमें कौन सा है, और यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन सी वाला रहेगा। इसमें ज्ञान और जो बुद्धिजीवी है ये आ जाते हैं। नेक्स्ट है इनमें से किस भाषा कौशल को सक्रिय कौशल माना जाता है। बोलने सीखने को, सुनने पढ़ने को, बोलना पढ़ना या सुनना और लिखने को। अब इसमें जो है ऑप्शन रहेगा वाला, तो यहाँ पर आ जाएंगे इसमें बोलना और लिखना। इसके बाद है भाषा विकास का सबसे कठिन जो कौशल है कौन सा है। बोलना, लेखन, सुनना या अध्ययन। और इसमें है ऑप्शन बी वाला, तो कठिन जो है यहाँ पर लेखन को माना गया है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास थोड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।